गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 में अभी हमने चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अपन समझ लें कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किनको बोलते हैं या कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाए और कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब होता है कंपाउंड्स formed by the help of coordinate bond। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, और उनकी स्टडी को हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो किससे बनता हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ प्रेजेंट हो, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उनको हमने बोला। अगर वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्ड बना लेते हैं देन दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कंपाउंड जो बना दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है, इसको समझे आपने। ठीक है, अभी हम ये बोल रहे हैं कि मान लो एक मेटल है मेरे पास। ठीक है, ये एक मैंने मेटल लिया और अगर इस मेटल को कोई भी स्पीशीज, सपोज एक्स है यहां पर कोई, ठीक है, और इस एक्स के पास यहां पर क्या है, लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है जिसने बॉन्डिंग नहीं की है, और अगर ये वाला पेयर इस मेटल को डोनेट हो जाता है, ठीक है, ये हो गया डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को डोनेट हो जाता है तो मेटल और एक्स के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिस बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से। जिस स्पीशीज से लोन पेयर आया और जिसमें गया उसकी तरफ एरो का हेड हमको दिखेगा। इसका मतलब है कि X से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ आया है। क्लियर है चीज, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने लिया अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया का फॉर्मूला है हमारे पास LH3। इसको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, ठीक है, और 10th में हमने पढ़ा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमको दिखता है कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं और यहाँ पर तीनों के साथ क्या क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने बॉन्डिंग की है। नाइट्रोजन का नंबर क्या है, 7 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, ये आउटर मोस्ट के 2 हो गए, है ना, आउटर मोस्ट शेल हो गया 2s और 2p वाला, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसको अगर हम बना लें तो s में हमारे पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में हमारे पास कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये जो बाहर से क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं, कितने, 3 हाइड्रोजन फॉर मेकिंग बॉन्ड। तो इन तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 111, है ना। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s1, 1s1 और 1s1। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन के 1s को कंप्लीट होना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और वैसे ही अगर नाइट्रोजन के पूरे एटम को स्टेबल होना है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि क्या हो जाए, शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर हाइड्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ 3 जगह शेयरिंग कर लें तो ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ आता है
तो यहां पर कौन आ गए? हाइड्रोजन के ना, ये डार्क से मैंने जो बनाया ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन को भी दो दो मिल गए, 1s की जगह क्या दिखने लगेगा? 1s2। क्लियर है चीज? अब इस पूरी कंडीशन में ये 2 4 जो 6 थे वो ये 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये जो डायग्राम हमने बनाया दिस इज फॉर NH3। इसमें हमको दिख रहा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये हो गए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर, जिसको हम यहां शो कर देते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर है? मतलब अमोनिया जो है मेरे पास NH3, उसके पास यहां क्या है? लोन पेयर। ठीक है, और अगर ये अपना ये लोन पेयर किसी मेटल को डोनेट कर देता है तो इस मेटल के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो से बता दिया हमने। क्लियर है चीज? तो यहां पर इस मेटल और NH3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से जो कंपाउंड रेडी हुआ, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसकी स्टडी को हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर है? तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम, सपोज, है ना, हम लेते हैं वाटर। फॉर्मूला हो गया क्या? H2O। तो स्ट्रक्चर वाइज जब ऐसा कुछ करके देखेंगे तो हमको मिलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो ऐसे 2 हाइड्रोजन से क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर। ये सब हमने 11th में पढ़ रखा है। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो VSEPR थ्योरी करके एक टॉपिक पढ़ा है, वहां ये सारी चीजें हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में। अब अगर किसी मेटल से वाटर जुड़ता है, ठीक है, यहां पर एक वाटर है जिसके पास क्या है? लोन पेयर्स ऑक्सीजन पे। तो अगर ये लोन पेयर मेटल को डोनेट होता है तो यहां क्या बन गया? बॉन्ड। ये बॉन्ड भी क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बने वो क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है चीज? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड हो गए जो तब बनते हैं जब क्या हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे सेंट्रल मेटल के अंदर प्रेजेंट हो, सेंट्रल एटम के अंदर प्रेजेंट हो, सॉरी, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो हमने 2 एग्जांपल से देख लिया, एक अमोनिया के एग्जांपल से और एक वाटर के एग्जांपल से। क्लियर है? अभी आगे ये डिटेल में आते जाएगा तो हम समझते जाएंगे। आप इतना लिखें पहले, फिर हम इसके बाद आगे का करते हैं। चलिए, अब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लिया कि क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या बनता हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज सॉल्ट्स। ठीक है, इनको हम क्या कंसिडर करते हैं? सॉल्ट्स। और कैसे सॉल्ट? दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? तो यहां पर कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब हो गया एक ऐसा सॉल्ट जिसको समझना हमारे लिए क्या हो? थोड़ा सा मुश्किल हो, है ना। जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, जब हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो इस सॉल्ट को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो हम बोल रहे हैं सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, और सिंगल सॉल्ट, सिंगल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट या सिंगल सॉल्ट का मतलब हो गया क्या? 1 केटायन एंड 1 एनायन, जिसमें एक केटायन और एक एनायन हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक NaCl, KCl हो गया, है ना, इस तरीके AlCl3 हो गया। तो इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो मुझे मिला क्या? Na+ और Cl-। तो एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एक केटायन और एक एनायन प्रेजेंट हो उसको हम सिंपल या सिंगल सॉल्ट बोलते हैं। एक आता है डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट हो गया जिसमें 2 सॉल्ट को एक साथ मिक्स करके क्रिस्टलाइज करते हैं जो स्टाइकियोमेट्रिकली सेम होंगे, है ना। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो वो सॉल्ट जिसमें डबल सॉल्ट क्या हो गए? 2 different salts are mixed and crystallized
टुगेदर। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा कैटायन या एनायन हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, इसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं, अमोनियम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर्मूला आता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, और थर्ड टाइप का जो सॉल्ट हो गया दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल दिया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये सब क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम होगा लिंक्ड विथ ऑपोजिट चार्ज्ड और न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ऐसा मेटल एटम होगा बीच में सेंट्रली जो ऑपोजिटली चार्ज या न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दे डू नॉट लूज, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। कंप्लीटली अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो तीन टाइप के हमने सॉल्ट्स बोले, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट का मिक्सचर। ठीक है, ये आयोनाइज भी हो सकता है। यहां क्या बोल रहे हैं, दे कैन बी आयोनाइज्ड कंप्लीटली, मतलब कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो Fa अलग चार्ज लेकर निकलेगा, अमोनियम अलग चार्ज लेकर निकलेगा और सल्फेट अलग चार्ज लेकर निकलेगा। लेकिन जब मैं यहां आयोनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है ना। जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स को तो हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, बाकी जो स्पीशीज होगी वो थोड़ी बहुत टूटकर अलग हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। अगर मैं कॉम्प्लेक्स के लिए लिखूंगा तो यहां लिख सकते हैं अपन कि कॉम्प्लेक्स डू नॉट आयोनाइज, सीधी सीधी चीज। ठीक है, प्लस दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, डबल सॉल्ट जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, सिंपल सॉल्ट भी लूज कर देते हैं। क्लियर है चीज? तो ये तो हमने बात कर ली सॉल्ट्स की कि क्या होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हमने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, या फिर हम सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली चैप्टर में हम इसको क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है या क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, जिससे हमारा चैप्टर आगे फिर हमको समझ में आने लगेगा। तो इतना आप करके रखें, जो सॉल्ट्स है उनके बारे में लिख लें। चलिए, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। सारे पॉइंट वाइज का टेबल मैंने यहाँ पर शो कर दिया। क्लियर है? तो आप यहाँ से नोट करेंगे। अब अपन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं कि क्या है। तो इंपॉर्टेंट टर्म के लिए पहले अपन कॉम्प्लेक्स की अब इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने के लिए पहले अपन किसी एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, लाइक K4FeCl6। ये हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसी का एक IUPAC नेम भी होता है, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम हुआ। ये कैसे देते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर गिविंग द IUPAC नेम्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें पहला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
पहला हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको समझते जाए, ठीक है। जब भी हम ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में जो आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, है ना, ये जो बना हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन होगा दैट पोर्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पीशीज, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उनको क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन स्पीशीज। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, ठीक है। ये एक्स एम वाई एन है ना, x कैन बी ऑफ एनी नंबर, y कैन बी ऑफ एनी नंबर, इसके अलावा z भी हो सकता है, ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उन स्पीशीज को बोला क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी आप दो से याद रखें, ठीक है, एक्स एम वेयर m and n आर एनी इंटीजर वैल्यूज, ये क्लियर है। थर्ड आता है CMI और CMA, ठीक है। CMI stands for Central Metal Ion and CMA stands for Central Metal Atom, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमने जो बोला, जो स्पीशीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेशन स्पीशीज बोलते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेशन स्पीशीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनमें से एक होगा CMI या CMA और दूसरा हो जाएगा लिगेंड, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहली जो स्पीशीज हमने बोली दैट इज CMI और CMA, ठीक। तो ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन और हो गया सेंट्रल मेटल एटम। जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें Fe क्या है, मेटल है ना, तो ये जो मेटल है Fe दैट कैन बी CMI और CMA। अगर चार्ज के साथ प्रेजेंट है तो आयन के फॉर्म में हो गया, और न्यूट्रल है तो एटम के फॉर्म में हो गया। वो कैसे निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है चीज। जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज हो गई कोऑर्डिनेशन स्पीशीज, और स्पीशीज को दो में डिवाइड कर दिया। जो मेटल प्रेजेंट होगा दैट इज CMI और CMA, है ना। ये हो गया मेटल present in the coordination sphere in form of ion और atom, क्लियर है चीज, है ना। तो ये हमने तीन चीजें देखी। अब फोर्थ है आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। हो सकता है आपको बुक में ना मिले। फोर्थ इज आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जगह, है ना, इतने की बाहर की जगह, चाहे वो लेफ्ट की साइड हो चाहे वो राइट की साइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। स्पेस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आसपास की हो, लेफ्ट साइड की भी पूरी और राइट साइड की भी पूरी, क्लियर है। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद फिफ्थ होता है आयोनाइजेशन स्पीशीज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी स्पीशीज होती है दैट स्पीशीज इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्पीशीज। जैसे ये K4 हो गया सपोज, क्लियर है। अगर यहां पर कुछ होता, क्लोरीन क्लोरीन सल्फेट वगैरह जो भी होता तो वो भी आ जाता, क्लियर है। तो आयोनाइजेशन स्पीशीज जो होती है ये दो होती है, एक तो लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी ना। इस स्फीयर के लेफ्ट साइड पर होगी और स्फीयर के राइट साइड पे हो सकती है। लेफ्ट में अगर होगी तो हमेशा मेटल होगा, और राइट में अगर होगी तो हमेशा नॉन मेटल होगा, क्लियर चीज। जैसे पोटेशियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, वो सब यहां आ सकता है, ठीक है। क्लोरीन है, सल्फेट है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, ये सारी चीजें अपने को यहां मिल सकती है, क्लियर है। तो आयनाइजेशन स्पीशीज वो स्पीशीज हो गई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रेजेंट हो सकती है। लेफ्ट होगी तो मेटल होगी और राइट में होगी तो नॉन मेटल होगी, क्लियर है। आगे चले, सिक्स्थ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है
नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू CMI और CMA। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड या सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं, ये जो बची हुई स्पीशीज है दिस इज लिगेंड। क्लियर है चीज? तो ये जो लिगेंड होता है इसमें कितने 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस पूरे कॉम्प्लेक्स का कितना हो गया 6। तो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। 7 पे चले, लिगेंड के बारे में बात करें। ठीक है, तो लिगेंड वो हो गया जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपने ऊपर से लोन पेयर देता है फॉर मेकिंग अ बॉन्ड। हमने बोला हम बात कर रहे हैं किसके, कॉम्प्लेक्स की, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड हो गए जिसमें कोई स्पीशीज कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करके एक बॉन्ड बनाए, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो यहां लिगेंड वो स्पीशीज हो गई, स्पीशीज which donate at least one lone pair of electron to CMI or CMA for making coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीशीज क्या है, लिगेंड। ये जो लिगेंड है ये बाय नेचर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो लिगेंड कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, तीनों टाइप के हो सकते हैं, भी आगे हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स देख लिया हमने क्या है ना। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली जितनी चीज है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट चीजों को कोऑर्डिनेशन स्पीशीज बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा CMI और CMA दैट इज मेटल, और उससे जुड़ी हुई जो चीज होगी दैट इज लिगेंड। क्लियर है? कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दोनों तरफ की जगह को बोल दिया आयनाइजेशन स्फीयर, उसमें प्रेजेंट स्पीशीज को बोल दिया आयनाइजेशन स्पीशीज। अगर राइट में कोई चीज प्रेजेंट है तो नॉन मेटल हो गई, और लेफ्ट में कुछ होगा तो मेटल हो गया। क्लियर है? तो हमने 7 चीजों की यहां पर बात की, आप इतनी नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। चलिए, तो 7 चीजें हमने पढ़ ली है ना। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, वो था K4FeCN6। ठीक है, ये जो थी ये हो गई थी क्या, आयोनाइजेशन स्पीशीज। ठीक है, ये जो था ये हो गया था क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना। इतनी जो चीज थी ये हो गई क्या, कोऑर्डिनेशन स्पीशीज। ठीक है, Fe जो था ये हो गया क्या, CMI या फिर CMA। ठीक है, CN जो था दैट इज लिगेंड। ठीक है, और ये जो 6 था दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इतनी चीज हमने देखी है ना, 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाहर की जो जगह हो गई ये पूरी K4 वाली उधर वाली दैट वाज आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, अब यहां पर हम 8th चीज देखते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, दोनों सेम है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलें। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है दिस इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर CMI, सेंट्रल मेटल एटम। अगर CMA बोल रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर ये मेटल आयन के फॉर्म में है, सेंट्रल मेटल आयन के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में इसकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और वो जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, है ना।
ध्यान रखें कि इट इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर CMI, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स में इस Fe के लिए ही कैलकुलेट हम करेंगे, जो हमको आगे काम आएगा जब हम इसकी BBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहां काम आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना किसको है, Fe को, है ना। ऐसे कर लेते हैं इसको, हमारे पास है K4 FeCl6, इसमें हमको Fe को कैलकुलेट करना है तो इसको मैंने x मान लिया, है ना। जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स है, जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसको क्या मान रहे हैं अपन, x मान रहे हैं। ठीक है, अब बाकियों का हमको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कितना चार्ज होता है। जैसे पोटेशियम K होता है +1, है ना, ये प्रैक्टिस से भी आ जाएगा और आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। और Cn के ऊपर होता है -1, है ना, नेगेटिव लिगेंड होता है which carries a charge of -1। तो इस कंडीशन में अगर मुझे x निकालना है ना, अभी ये जो पूरा फॉर्मूला मैंने लिखा है K4 FeCl6, इसके ऊपर यहाँ कोई चार्ज है क्या, नहीं है, दैट मींस ये क्या है, न्यूट्रल, 0। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना आना चाहिए, 0। मतलब K के ऊपर अगर +1 होता है तो 4K है, तो +4 प्लस x, और एक Cl पे -1 होता तो 6 पे कितने हो गए, -6, इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है, एक K पर 1 प्लस है तो 4 पे 4 प्लस हो गए तो +4, ये नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, इसको x मान लिया। और Cl पे क्योंकि -1 है तो 6 पे कितने हो गए, -6, इसको सॉल्व करें तो x -2 इक्वल टू 0, है ना। 4 और 6 का सम कितना है, -2, और x विल बी इक्वल टू क्या, +2। मतलब ये जो Fe है वो अभी कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, +2। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। अब एक चीज और आप ध्यान रखें कि जब भी आप CMI के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे देन इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा क्या आना चाहिए, प्लस। कभी भी CMI की या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, Fe क्या है, मेटल है। जनरली आपको चैप्टर में CMI में D ब्लॉक के मेटल्स मिलेंगे, है ना, उसमें भी स्पेसिफिकली ज्यादातर आपको 3D सीरीज के मिलेंगे। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि Fe या CMI जो प्रेजेंट है वो मेटल है, तो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि मेटल इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाले। और अगर देने वाले हैं दैट मींस चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, डोनर्स में हमेशा चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो या तो 0 आएगी इन केस ऑफ व्हाट, CMA, और अगर आयन के केस में तो क्या आएगी, पॉजिटिव। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल अपना क्या है, सपोज NiCO4, ये एग्जांपल है ना। अब इस एग्जांपल में भी अगर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो किसका निकालेंगे, Ni का, बिकॉज ये CMI या CMA हो सकता है। तो उसको x ले लिया। CO जो है ये न्यूट्रल होता है, ये सब जब लिगेंड के चार्जेस याद करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर न्यूट्रल है दैट मींस चार्ज कितना हो गया, 0। इसको निकाल लो तो x प्लस 0 into 4 विल बी 0, और टोटल चार्ज भी क्या है, 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0। दैट मींस इस केस में Ni जो है वो CMA का काम कर रहा है, और इस केस में Fe में पूरा कॉम्प्लेक्स में Fe जो है वो क्या काम कर रहा है, CMI का। ठीक है, तो या तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी। ये क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखें, हमने लिखा NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स हमने लिखा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयोनाइजेशन स्पीशीज या आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस कि अगर मैं इसको तोड़कर कैटायन और एनायन निकालूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो चीज होती है ये नहीं टूट सकती, इसकी ब्रेकिंग नहीं होती है। अगर आयोनाइजेशन स्पीशीज प्रेजेंट होती तो ब्रेकिंग होती। जैसे ये एग्जांपल है K4 FeCN6, इसको तोड़े तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि K4 जो है ये मेटल है, आयनाइजेशन स्पीशीज में लेफ्ट हैंड साइड पर है तो मेटल ही होगा, और हमको मालूम है मेटल्स आर डोनर, मतलब टूटकर पॉजिटिव चार्ज देते होंगे। तो जब इसको तोड़ोगे तो जो K4 है वो 4K पॉजिटिव दे देगा, और जितने पॉजिटिव निकलेंगे, है ना, एक K पर 1 प्लस है तो 4K पे कितने हो गए, 4 प्लस, उतने ही बचे हुए कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव दे देंगे, -4। क्लियर है चीज। तो जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली चीज होगी वो तो आयोनाइज नहीं हो सकती, लेकिन जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई चीज है तो आयोनाइजेशन पॉसिबल है। इसीलिए वो डिफरेंस में आपको जब मैंने टेबल बनाकर दिया था, है ना, एक जो फोटो आया होगा उसमें आपको लास्ट पॉइंट पे मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ये डिसोसिएट नहीं होते,
सोल्यूशन बनाने में। अगर इसको उठाकर सोल्यूशन में डालूंगा तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, सिर्फ डिसॉल्व हो गया। इसको उठाकर डालूंगा तो सिर्फ K4 टूटकर बाहर हुआ, बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CMA या फिर लिगेंड जो है वो ब्रेकिंग नहीं शो करता। क्लियर है? इसीलिए इनकी आइडेंटिटी भी क्या है, मेंटेन रहेगी सॉल्यूशन के अंदर। दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। सिंपल सॉल्ट की केस में बात करें, NaCl की बात करें तो डिसॉल्व तो हो गया, लेकिन Na+ और Cl- में टूट भी जाएगा तो आइडेंटिटी भी लूज हो जाएगी, डिसोसिएशन शो करता है। क्लियर है चीज? तो ये हमने 8 चीजें पढ़ ली। क्या क्या? स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होंगी दैट विल बी कोऑर्डिनेशन स्पीशीज। उसमें 2 हो गया, मेटल होगा तो CMI या CMA, और दूसरी चीज को बोल दिया लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जो जगह हो गई दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर। उसके अंदर प्रेजेंट स्पीशीज हो गए आयनाइजेशन स्पीशीज, जिसमें लेफ्ट पर मिलेगा मेटल और राइट में मिलेगा नॉन मेटल। जो CMI होता है उसकी अपनी एक ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है? कैसे निकालना है वो देख लिया। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हमको हमारे CMI या CMA एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट वो हमको बताता है। क्लियर? जैसे ये एग्जांपल लूं, K4 FeCl6, मुझे मालूम है कि इसमें CMI कौन है, Fe, और पीरियोडिक टेबल में Fe का नंबर क्या है, 26। अगर न्यूट्रल Fe, सिंगल एटम अगर Fe का होगा तो 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अगर Fe इस पूरे कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो क्या उसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन है? ये जरूरी नहीं है। अगर न्यूट्रल कंडीशन जैसे Ni का नंबर 28 है और कॉम्प्लेक्स में क्योंकि Ni क्या चार्ज दे रहा है 0, तो कॉम्प्लेक्स में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 28। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में हमने Fe के लिए कैलकुलेट किया कितना, +2। तो कॉम्प्लेक्स में Fe +2 शो कर रहा है, मतलब 2 प्लस चार्ज तब लगे होंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो ये जो Fe है ये कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा होगा, ओनली 24 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन दी CMI इज शोन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है चीज? और ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब चैप्टर को हम अभी आगे लेकर जाएंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है? अब हम इस पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बने, जब अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स नाम की चीजें होती हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, कैसे दिखते होंगे। तो जो पहली थ्योरी आएगी दैट विल बी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो हमको पढ़ना है। सेकंड विल बी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। थर्ड विल बी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी हम पढ़ेंगे, वहां पर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा काम आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नॉर्मल नेम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और IUPAC नेम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो वो नाम कहां से आया वो पढ़ेंगे। फिफ्थ होगा आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। और जो आखिरी चीज हम पढ़ेंगे दैट विल बी मेटल कार्बोनाइड्स, ठीक है, ठीक है, जहां पर हम मेटल का स्पेसिफिक बॉन्ड करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो उन कंपाउंड को मेटल कार्बोनाइड्स बोल देंगे, स्पेशल क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इतना हमारे इस चैप्टर में पूरा होगा। आज हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका डिफरेंस बिटवीन सिंगल, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स देख लिया, और 8 हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए जो हैं। नेक्स्ट क्लास से हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल लिगेंड क्या है, कितने टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, है ना, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और फिर हम थ्योरीज की बात करेंगे, वर्नर्स क्या है, ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, वो सब। अभी इतने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं आपका आंसर आपको वहां दे दूंगा। क्लियर है चीज? चलिए, चैप्टर बहुत सिंपल है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स स्कोरिंग, बहुत आसानी से आप इसमें नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।